हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक पर्यावरण के संदर्भ में विकास की सोच को पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस किसका अपर रूप है? तो ओजोन गैस जो है वो ऑक्सीजन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? ऑक्सीजन का। और इसका सिंबल क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट है, ओजोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ओजोन की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? क्रिश्चियन फ्रेडरिक द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1840 में इसका नाम ओजोन रखा। यह हल्की नीली और जहरीली गैस होती है। इसका कलर पूछ लिया जाए तो नीली और जहरीली गैस होती है। और इसकी खोज का श्रेय जो है वो क्रिश्चियन फ्रेडरिक को जाता है। कब उन्होंने खोज की थी? 1840 में। इसका नाम क्या इन्होंने रख दिया? ओजोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ओजोन परत का सर्वाधिक सांद्रण जो होता है वो समताप मंडल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? तो ओजोन के क्षरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो कौन कौन सी गैसें हैं? हैलोजनित गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो CFC होती है। ठीक है। हैलोन्स हो गई, नाइट्रोजन हो गए, ऑक्साइड हो गई, ये सब क्या हो गई? ओजोन के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को किस नाम से जानते हैं? तो ओजोन को हम पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं, पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ओजोन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन का अपर रूप होती है। इसका सिंबल क्या होता है? O3 होता है। ओजोन की खोज जो है वो क्रिश्चियन फ्रेडरिक ने की थी और उन्होंने 1840 में इसका नाम ओजोन रख दिया। यह हल्की नीली और जहरीली गैस होती है। ओजोन परत का जो सर्वाधिक सांद्रण है वो समताप मंडल के बीच में पाया जाता है। ओजोन परत के क्षरण में कौन कौन सी हैलोजनित गैसें जो होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो करीब कितनी ऊंचाई पर है? 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो ओजोन छिद्र जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण होता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो ओजोन के लिए जो सबसे हानिकारक गैस है वो कौन सी गैस आ रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो है ओजोन छिद्र का जो उत्सर्जन का कारण है वो क्या है? किसके उत्सर्जन के कारण होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडली ओजोन परत पतली हो जाती है, जिस कारण ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र जो है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा कौन करती है? तो हमने आपको पहले बता दिया कि हमने पृथ्वी का छाता किसे कहा है और सुरक्षा कवच किसे कहा? ओजोन परत को। तो जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा कौन सी गैस करेगी? ओजोन परत गैस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक सूचक कौन कौन से हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो लाइकेन्स होता है वो शैवाल और कवक के मिश्रण होता है। और क्या होता है? लाइकेन व मांस जो दोनों ही हैं वो वायु प्रदूषक सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब हुआ? तो ओजोन क्षरण को रोकने के लिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था वो मॉन्ट्रियल समझौता था। कौन सा समझौता था? ओजोन। आपसे पूछ लिया जाएगा मॉन्ट्रियल समझौता जो है वो किससे संबंधित है? तो ओजोन क्षरण को मतलब ओजोन क्षरण से संबंधित है, ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है। और कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था, 1987 में हुआ था। हमने क्या किया था? 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। ठीक है, 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। इसी दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। मतलब हुआ क्या कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ और इसी में डिसाइड किया गया कि ओजोन दिवस मनाया जाएगा।
तो हमने क्या पता किया कि जो ओजोन क्षरण से संबंधित है वो कौन से समझौता है, मॉन्ट्रियल समझौता है, जो कि कनाडा में हुआ था, 1987 में हुआ था। और 16 सितंबर को चूंकि यह समझौता हुआ था तो यहाँ पर ही डिसाइड किया गया था कि ओजोन दिवस मनाया जाएगा, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किस सम्मेलन में किया गया? तो ओजोन क्षरण को रोकने के लिए जो सर्वप्रथम प्रयास है, देखिए वो अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। यह क्या है? सम्मेलन। तो ये क्या, ये पहला सम्मेलन था, ठीक है। सम्मेलन और समझौता में अंतर है, वहाँ समझौता हुआ था और यहाँ ये सम्मेलन हुआ है। वियना सम्मेलन जो कि ऑस्ट्रिया में हुआ था 1985 में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ओजोन परत से संबंधित हैं कौन कौन से हैं? तो मॉन्ट्रियल है और वियना सम्मेलन जो है वो ओजोन से संबंधित है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था और वियना सम्मेलन जो 1985 में हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? वियना जो पहला सम्मेलन हुआ था वो वियना सम्मेलन हुआ था, लेकिन जो समझौता हुआ था ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, वो समझौता अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब हुआ? वो 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन सांद्रता की इकाई क्या है? तो ओजोन सांद्रता की इकाई डाप्सन है। क्या है? डाप्सन। नेक्स्ट है, ओजोन का अधिकतम घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो 20 से लेकर 25 किलोमीटर के बीच में ओजोन की जो सघनता मतलब घनत्व उसका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ClOOCl को क्या कहते हैं? तो ClOOCl को हम क्लोरीन डायमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रह प्रभाव की खोज किसने की? तो हरित ग्रह प्रभाव की खोज 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने की थी। किसने की थी? हरित ग्रह प्रभाव जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसकी खोज 1824 में जोसेफ फोरियर ने की। कब की? जोसेफ फोरियर ने। किसने की? जोसेफ फोरियर ने 1824 में की। इसके लिए प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा हरित ग्रह प्रभाव के लिए जो मुख्य उपयोगी गैस है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें इसका बहुत योगदान होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का इसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। प्रमुख गैसों में कौन कौन सी हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई मतलब CH4 हो गई, N2O हो गई, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, SF6 हो गई। तो हरित ग्रह प्रभाव की खोज किसने की? जोसेफ फोरियर ने की। और प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? CO2 है, CH4 है, N2O है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक रहती है? तो कौन सी है? CO2 जो ग्रीन हाउस प्रभाव। देखो वातावरण में सर्वाधिक रहती है ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है ग्रीन ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सर्वाधिक रहती है? तो कौन सी है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो पराबैंगनी किरणों में से आपको ऑप्शन देगा UVA, UVB, UVC या UVD। तो आपको बताना है जो UVC होती है वह पराबैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक होती है। क्वेश्चन है, ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या यह सत्य है? अब देखिए, हाँ यह सत्य है। ओजोन जो होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं, क्योंकि मैंने ओजोन का नाम तो लिया नहीं था। मैंने किसका किसका नाम लिया? कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 का नाम लिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम लिया। ओजोन क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये ऑप्शन में आपको दे सकता है, ठीक है। और यह ओजोन क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है? द्वितीयक प्रदूषक भी है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विषाक्तता सांद्रता में है? तो ऐसी कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, जो वायुमंडल में जिसकी सांद्रता अधिक है? तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण किससे हो सकता है? मतलब जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उससे क्या हो सकता है? उससे त्वची कैंसर हो सकता है, वह त्वची कैंसर का कारण हो सकता है, ठीक है। उससे क्या होता है? त्वची कैंसर होता है। नेक्स्ट है, ओजोन क्या है? तो ओजोन क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है।
तो यहाँ आपके क्या हो गए कि ओजोन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे बता दिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस योगदान नहीं देती है। तो कौन कौन सी योगदान देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, मीथेन देती है, CFC देती है, N2O देती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो होती है वह ग्रीन हाउस प्रभाव, जो हरित गृह प्रभाव होता है उसमें नाइट्रोजन योगदान नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो ग्रीन हाउस मैंने गैसें बता दी, CO2 है, CH4 है, N2 है, CFC है और SF6 है। ठीक है, नेक्स्ट है हरित गृह गैसें पृथ्वी के लिए क्या कार्य करती हैं। तो पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती हैं। ठीक है ना, जो हरित गृह गैसें होती हैं वह पृथ्वी के लिए क्या करती हैं, एक कंबल का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के लिए USA उत्तरदायी है, अमेरिका क्या है, उत्तरदायी है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण CO2 की वृद्धि है। मतलब CO2 की वृद्धि अगर है तो वही CO2 की जो वृद्धि है वही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नेक्स्ट है किसकी मापक की इकाई डेसिबल है। पूछा गया है इसमें किसकी मापक की इकाई डेसिबल है। तो ध्वनि की मापक की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से होता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो 80 से 90 डेसिबल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि डेसिबल अगर पूछा जाएगा, देखिए डॉप्सन पूछा जाएगा तो आपको ओजोन लगाना है, लेकिन डेसिबल पूछा जाएगा तो ध्वनि लगाना है। और ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो 80 से 90 डेसिबल के बीच में होता है। नेक्स्ट है जो ग्रीन मफलर है, ग्रीन मफलर का यूज़ हम क्यों करते हैं, किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की थी। तो ऐसा कौन सा उपग्रह था, निबस 7 था। नेक्स्ट है धुंध कोहरे का निर्माण किससे होता है। तो धुंध कोहरे का निर्माण धुएं प्लस रेडियो एक्टिव से होता है। नेक्स्ट है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा कोलकाता को प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा, कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किस प्रोटोकॉल में किया गया। देखिए हमने पढ़ा था ओजोन से संबंधित जो समझौता था पहला वो मॉन्ट्रियल समझौता था, और सम्मेलन कौन सा था, वियना सम्मेलन था। मॉन्ट्रियल समझौता जो 1987 में हुआ था और वियना समझौता जो हुआ था वो 1985 में हुआ था, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इतना हमने ओजोन कारण पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किस प्रोटोकॉल्स में किया गया। तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसमें क्या हुआ कि कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में कार्बन टैक्स पर विचार विमर्श भी हुआ था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन जो है वह क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन व्यापार का मामला किस गैस के उत्सर्जन की कटौती से जुड़ा है। तो हरित गृह गैस से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन व्यापार की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो कार्बन व्यापार की शुरुआत टोक्यो में हुई थी, और टोक्यो कहाँ पर है, जापान में हुई थी। तो कार्बन व्यापार की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो योजना विधि के प्रतिपादक हैं, इसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक है किलपैट्रिक। और इनमें से योगदान भी जो सबसे अधिक किसका है, रूसो और फ्रोबल का जो है वो योजना विधि में सबसे अधिक योगदान है। और योजना विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, किलपैट्रिक हैं। कौन है, किलपैट्रिक। नेक्स्ट है योजना विधि किस दर्शन सिद्धांत पर आधारित है। तो योजना विधि जो है वो प्रयोजनवाद सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना विधि के जनक किस देश के हैं। तो योजना विधि के जनक जो हैं वो अमेरिका देश के हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि बोले या फिर योजना विधि बोले, दोनों के ही जन्मदाता कौन है, दोनों के ही जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात का शिक्षण आव्यूह है, मतलब सुकरात का शिक्षण आव्यूह कैसा है? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर को किसने दिया? सुकरात ने। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर किसका होता है? तो शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूह जो है उसमें केवल उद्देश्यों का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? उद्देश्यों का अंतर होता है। नेक्स्ट है, योजना विधि के पद कौन कौन से हैं? तो योजना विधि का चुनाव, योजना विधि का मूल्यांकन, परिस्थिति उत्पन्न करना, मतलब योजना का चुनाव करना, मूल्यांकन करना और परिस्थिति उत्पन्न करना, यह योजना विधि के पद हैं। लेकिन कौन सा पद नहीं है? तो योजना निर्माण, योजना जो निर्माण है वो योजना विधि का पद नहीं है। चुनाव करना, मूल्यांकन करना और परिस्थिति उत्पन्न करना योजना विधि के पद हैं, लेकिन योजना निर्माण करना योजना विधि का पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ था? तो ऐसी कौन सी पद्धति जो 1918 में उसका रूप स्पष्ट हुआ? योजना पद्धति, जिसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। और यह किससे संबंधित है? प्रयोजनवाद से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि में अध्यापक तो सक्रिय रहता है लेकिन छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं? तो ऐसी कौन सी विधि है? तो जब क्या होता है, व्याख्यान विधि में होता है। ठीक है। जब क्या होता है कि जब अध्यापक क्या होता है, व्याख्यान देता है किसी भी चीज़ में, मतलब डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ को, तो छात्र क्या होता है, छात्र से कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा होता है, तो वो क्या होता है, इसमें निष्क्रिय अवस्था में आता है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक तो सक्रिय रहता है लेकिन छात्र निष्क्रिय रहता है? तो ऐसी विधि क्या है? व्याख्यान विधि है। नेक्स्ट है, परंपरागत पद्धति क्या कहलाती है? परंपरागत पद्धति कौन कौन सी है? प्रयोगशाला पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, भाषण पद्धति। कौन सी? प्रयोगशाला, पाठ्यपुस्तक और भाषण पद्धति जो होती है वो परंपरागत पद्धति है। नेक्स्ट है, वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है? तो वाणिज्य शिक्षण की जो इकाई पद्धति है वो क्या है? वो नवीनतम है। कौन सी नवीनतम है? इकाई पद्धति। नेक्स्ट है, कौन सी पद्धति विवादास्पद है? तो कौन सी पद्धति विवादास्पद है? समस्या समाधान पद्धति। नेक्स्ट है, कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है? कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है? निगमन व आगमन विधि। नेक्स्ट है, मस्तिष्क प्रबलन संवेदन आव्यूह, जिसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क उद्दीलन या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग का विकास किसने किया था? ऑसबॉर्न ने। किसने किया था? ऑसबॉर्न ने। नेक्स्ट है, वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है, मतलब अपनी आँखों, मतलब ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? 5 प्रकार की होती है ना। तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो चीज़ सीखते हैं, तो हम कहीं भ्रमण जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हमारा हर चीज़ सक्रिय आता है। ठीक है। आँखों से जो हम देखते हैं वो हमें याद रहता है, कानों जो सुनते हैं वो याद रहता है, मतलब हर चीज़। ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों से सीखने से संबंधित जो विधि है वो कौन सी है? वो भ्रमण विधि है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। एनजीटी था, उसकी 2010 में स्थापना हुई थी, जो हरित प्राधिकरण है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके इसमें दिए गए हैं। वन संरक्षण कानून, तो वन संरक्षण कानून जो है वो 1980 में आया। कब आया? 1980 में। वन संरक्षण कानून 1980 में आया। नेक्स्ट है, जल रोक और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये कब आया? 1974 में आया। कब आया? 1974 में आया। और वायु रोक और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। हमने पढ़ा जल संरक्षण कानून जो कि 1980 में आया, जल रोक और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो कि 1974 में आया। यही वायु की बात कर लेंगे तो वायु रोक और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, 1986 में आया। जैव विविधता कानून कब आया था? 2002 में आया। और देखिए, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में आया। देखिए, मैंने आपको बताया वहाँ पे पहला क्या होता है? वन संरक्षण कानून, वो 1980 में आया, लेकिन वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में आया। तो हमने क्या क्या पढ़ा? वन संरक्षण कानून 1980, जल रोक और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु रोक और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता कानून 2002, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है की स्थापना कब हुई?
और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई और स्टॉकहोम में हुई और इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। तो पूछा आता है इसका मुख्यालय, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? केन्या के नैरोबी में है। नेक्स्ट है, पर्यावरण में से संबंधित 2 अनुच्छेद कौन से हैं? तो पर्यावरण से संबंधित 2 अनुच्छेद आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 का और 50 का को जोड़ा गया है। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पहला देख लेते हैं 48 का के अनुसार, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 48 का के अनुसार, तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उससे संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। मतलब 48 का में आपको राज्यों के ऊपर बताया गया है कि राज्य जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन्य जीवों की वन का संवर्धन करेगा और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। ये राज्यों के ऊपर जो 48 का है वो राज्यों के ऊपर है, ठीक, किसके है? राज्यों के ऊपर अनुच्छेद है। लेकिन जो अनुच्छेद 51 का है वो भारत के नागरिक के ऊपर है। कैसे क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील वन जीव और इसका संवर्धन करे तथा प्राणी पर दया करे। मतलब कहने का मतलब है जो 48 का है वो राज्यों से संबंधित है कि राज्य जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो वन का संवर्धन करे और वन्य जीवों की रक्षा करे। और जो 51 का है वो भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो इन सब की रक्षा करें। ठीक है, तो समझ में आ गया कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो 48 का और 51 का द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और दोनों ही अनुच्छेद किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस जान लेते हैं। तो विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। कब? 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये 100% है। ठीक है, इसलिए ज़रूर याद करें इसको। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही है कि 5 जून को, विश्व ओजोन दिवस भी मैंने याद करा दिया 16 सितंबर को, और एक नया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व मौसम विज्ञान जो है उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है WHO का मुख्यालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो नीरी है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर में। जो नीरी है, नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च, वो कहाँ पे है? नागपुर में। नेक्स्ट है ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्रीन पीस का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम में स्थित है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्रीन पीस का मुख्यालय पूछा आता है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कोलकाता में है। आइए कुछ पढ़ते हैं, भारत में पर्यावरण से संबंधित आंदोलन जो है वो पढ़ लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि किसने दिया आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन, पहला आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था। तो चमोली मतलब चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसका लक्ष्य क्या था? ये 1973 में आया था। इसका लक्ष्य क्या था कि वृक्षों को कटाव को बंद करना, मतलब वृक्षों की कटाई से को रोकना, यह इससे संबंधित था। आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट। कभी कभी दोनों का नाम आता है, वैसे इसके जो मुख्य थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसको ही आप टिक करेंगे। अपिको आंदोलन,
एपिको आंदोलन जो था उसको भी चिपको आंदोलन ही कहते हैं, लेकिन कर्नाटक में इसको एपिको आंदोलन के रूप में जाना आता है। कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े जो थे उनके नेतृत्व में यह किया गया था। तो चिपको आंदोलन किससे, कहाँ के से संबंधित था, उत्तराखंड से संबंधित था। ठीक है, ये एपिको आंदोलन कर्नाटक संबंधित है और किसने किया है, पांडुरंग हेगड़े ने किया है। इसका मूल उद्देश्य भी वनारोपण है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, वनारोपण है, वन को लगाना है इसका उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो 1985 में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो 1985 में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था। इसमें क्या था, अरुंधति राय, बाबा आमटे भी इसमें हैं। तो अरुंधति राय, बाबा आमटे इसमें है, याद रखिएगा। जैव विविधता को बचाने से संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो जैव विविधता को बचाने से संबंधित था। किसको बचाने से संबंधित था, जैव विविधता को बचाने से। नेक्स्ट है मैत्री आंदोलन। तो मैत्री आंदोलन था वो उत्तराखंड में 1995 में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, कल्याण सिंह रावत में। हमने पढ़ा चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और मैत्री आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था और इसके जनक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। एपिको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। इसके जनक कौन थे, पांडुरंग हेगड़े। नर्मदा बचाओ आंदोलन में 3 लोग हैं, पहले मेधा पाटेकर है, अरुंधति राय है और बाबा आमटे हैं। मैत्री आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था और कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है शांत घाटी कहाँ पर है, तो शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में कब हुआ था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो था वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। तो आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पुरस्कार। ये पर्यावरणीय पुरस्कार जो है पर्यावरण से संबंधित है। पहला है राइट लिवलीहुड, दूसरा है ग्लोबल 500 पुरस्कार, तीसरा क्या है गोल्डन पांडा पुरस्कार। आपसे गोल्डन पांडा पुरस्कार पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। और राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये भी इससे संबंधित है। तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है, ये वन्य जीवों से संबंधित है। ठीक है, और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई वन्य संरक्षण पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु। तो अमृता देवी बिश्नोई वन्य संरक्षण पुरस्कार जो है वो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु दिया जाता है। अब आते हैं हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत की हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। फिर से सुन लीजिए, भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति कब आई थी, 1966 से 67 में आई थी और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। क्या था, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकी का जनक कौन है, तो भारत में पारिस्थितिकी जनक कौन है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा है। कौन है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना आता है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना आता है, जो कि कौन थे, महान पक्षी वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 मई को। क्वेश्चन है जल पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, तो जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना आता है। किसको, राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। कहाँ पे है, भोपाल में। क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक पर्यावरण से केंद्रित है, तो साइलेंट स्प्रिंग जो है वो पर्यावरण से केंद्रित है। क्वेश्चन है पर्यावरण विभाग का गठन कब किया गया, तो पर्यावरण विभाग का गठन 1980 में किया गया। कब किया गया पर्यावरण विभाग का गठन, 1980 में।
अब बात करते हैं इको मार्क। इको मार्क क्या है? पर्यावरणीय अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की जो योजना होती है वो क्या होती है? इको मार्क होती है। क्या होती है? इको मार्क। तो इस तरह से हमारा टॉपिक पर्यावरण के संदर्भ में विकास की सोच कंप्लीट हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।